हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागोगी की सीरीज शुरू हो गई है और इसमें बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। एलटी की प्लेलिस्ट को मॉडिफाई कर दिया गया है, अपडेट कर दिया है उसे। और साथ ही साथ यूनिट 1 जो है आपकी अप्रॉक्सीमेटली पूरी आपकी करा दी गई है। थोड़ी बहुत उसमें कॉन्सेप्ट बचे हैं और जो जितने मेजर इंपॉर्टेंट है सारे हो गए हैं। अब बात कर रहे हैं आज यूनिट 5 का। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्व शिक्षा अभियान SSA। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये आपका यूनिट 5 का टॉपिक, जो लास्ट यूनिट है आपकी पेडागोजी की, उसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 5 का ये टॉपिक है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। तो आपको याद होगा स्कूल चले हम वाला जो था, पेंसिल वाला जो ये लोगो था, तो ये बहुत सारी जगह स्कूलों में भी बना हुआ भी है, जिसका उद्देश्य था सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा परिचय जान लेते हैं शुरुआत में। सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रीकरण योजना है, यानी कि ये जिला शिक्षा आधारित है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, स्पेसिफिक अगर मतलब ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कहने का मतलब ये देखिए, पूरे हमारे क्या है, इंडिया में पूरे नेशनल लेवल पे ये लागू हुआ और हर जिले के लिए, या आप कह सकते हैं हर एक स्टेट के लिए ये लागू हुआ। ठीक है, तो इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने की रणनीति अपनाकर कार्य किया जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, पूरे देश में लागू की गई। और खास तौर पे जो हमारे सरकारी शैक्षिक पहल थी, अलग अलग तरीके की, यार शिक्षा में क्या सुधार किया जाना चाहिए, शिक्षा का स्तरीकरण किस तरीके से होना चाहिए, उन सारे चीजों को, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से लैंगिक समानता लाई जाए, बालक और बालिका दोनों की विशिष्ट जो चीजें हैं उनकी पूर्ति की जाए, उनकी विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, दोनों को समान स्तर पे लाया जाए, इन सारी चीजों के बारे में। और जैसे कुछ बच्चे हैं जो पिछड़े रह जाते हैं, कैसे करके उनको भी सामान्यकृत किया जाए। साथ ही साथ कैसे करके हर बच्चा कम से कम 8th तक की एजुकेशन तो अपनी ले सके, प्राइमरी एजुकेशन तो अपनी, या एलिमेंट्री एजुकेशन आप कह सकते हैं इसको। वैसे 1st to 8th को पूरा मिला के क्या कहा जाता है, प्राइमरी कहा जाता है। 6th to 8th एलिमेंट्री अलग से भी दिया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी से 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। मैं दोबारा बता दे रही हूँ, बहुत सारे जगह ऐसा लिखा रहता है 6th to 8th को कहते हैं आपका एलिमेंट्री, और 1st to 5 को प्राइमरी कहते हैं। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे कि एक बच्चा है, उसकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी होनी चाहिए, तो ये याद रखिएगा 6 से 14 साल, यानी कि पहली क्लास से लेके 8th क्लास तक की बात करी जाती है इस प्राइमरी में। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में भी अक्सर ये आया करता था। तो आप लोगों को पता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए कौन से, किस पे बात किया गया है, आरटीई के अंदर भी इस पे बात किया गया है। तो ये सारी चीजें भी हम ध्यान रखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, तो बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान आखिरकार है क्या। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय सीमा के साथ कार्यक्रम, यानी कि एजुकेशन जो है आपकी, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसका यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सभी के लिए समान तौर पे समान स्तर पे शिक्षा प्राप्त करवा पाना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। और ये एक स्पष्ट सीमा के साथ साथ, यानी कि क्या बोलते हैं, आपको पता है ये जो कार्यक्रम है ये पूरे देश में लागू किया गया है ना, हर स्तर में हर जगह लागू किया गया, ताकि क्या है, सभी जगह बच्चे क्या है, और एक उद्देश्य रखा गया कि इतने साल तक तो क्या है कि हर बच्चा क्या करे, प्राइमरी एजुकेशन तो ले ही ले। तो पूरे देश के लिए गुणवत्तापूर्वक आधारभूत शिक्षा की मांग का जवाब, यानी कि हमारी जो देश की जो शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्वक, क्वालिटी एजुकेशन के बारे में इसमें बात की गई। साथ ही साथ आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर, यानी कि आधारभूत जो ये शिक्षा है, सामाजिक न्याय भी तो होना चाहिए। देखिए किस किस आधार पे, लड़का लड़की एक समान है, इस आधार पे पहली बात, पहले लड़कियों को शिक्षित नहीं किया जाता था, तो उस पे ज्यादा जोर दिया गया कि ताकि ग्राउंड लेवल पे ये चीज आए, लड़का और लड़की सभी को क्या मिले, समान शिक्षा मिले। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, पिछड़ा वर्ग या अन्य जाति, इन सभी को भी क्या मिल सके, समान शिक्षा मिल सके। साथ ही साथ हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हम बोलते हैं, जिन्हें हम अब डिसेबल्ड वर्ड देते हैं ना कि हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए भी एजुकेशन समान तौर पर दी जाए, तो इस पे बात की गई। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थानों, स्कूल प्रबंधन समितियों, यानी कि SMC, स्कूल प्रबंधन समिति होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, अभिभावक शिक्षक संगठन, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, पेरेंट टीचर आपका ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आपने देखा होगा स्कूल में मीटिंग्स वगैरह रखी जाती हैं, जो माता शिक्षक संगठन, जनजाति स्वायत्त शासी परिषद को प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास। क्यों, क्योंकि ऐसा है, एक बच्चा जो है अपने घर और स्कूल से जुड़ के मिला होता है, तो एक चीज याद देने योग्य है कि या तो उसको उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, या टीचर, या फिर स्कूल वाले, ऐसा तो नहीं है, बाकी अन्य लोग भी जानते हैं। लेकिन जब तक, जहां तक बात है शिक्षा की, तो वहां पर सबसे ज्यादा बेसिक रूल है इनफॉर्मल एजुकेशन का में आपका घर का, और फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल का। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीजों को शामिल किया गया। पूरे देश में यूईई के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए, साथ ही साथ राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टिकोण विकसित करने का सुनहरा अवसर। हर राज्य जो है प्रारंभिक, देखिए हर राज्य क्या है,
उसको भी अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ हर राज्य अपना आंकड़ा देता है लास्ट में कि हाँ हमारे यहाँ शैक्षिक स्तर इतना है, ठीक है। तो वो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए भी हर राज्य के लिए भी ये क्या किया गया, लगाया गया। आगे बात करते हैं SSA नेशनल मिशन, प्राइम मिनिस्टर गवर्निंग काउंसिल। तो ये देखिएगा SSA नेशनल मिशन क्या है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो कि गवर्निंग काउंसिल है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात की जाए, इसको हमने क्या करा गया है, 3 चीजों में हमने इसको बांटा है बेसिकली। यहाँ पे है हमारा एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा ये है और तीसरा हिस्सा ये है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के नीचे हमने दिए हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में होंगे। साथ ही साथ इसके नीचे दिया गया है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कहाँ कहाँ के, SE&L प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड इसके अंदर आएगा। और साथ ही साथ नीचे आएंगे डिपार्टमेंट ऑफ SE&L, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ DGSSA, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के जॉइंट सेक्रेटरी और DG इसके अंदर आएंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट वाले में, इसमें HRM आएंगे, साथ में फॉरेन मिनिस्टर आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर आएंगे, डिप्यूटी चेयरमैन आएंगे, प्लानिंग कमीशन के 3 मिनिस्टर आएंगे हमारे स्टेट के, 3 MP आएंगे, 6 पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और 6 एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे अलग अलग राज्य के, ठीक है। अब बात करते हैं 6 टीचर यूनियन आएंगी रिप्रेजेंटेटिव, 5 एजुकेशनल साइंटिस्ट आएंगे, 6 NGO रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगी, 3 विमेन ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव आएंगी, 3 इंस्टीट्यूशनल मेंबर आएंगे, जिसमें कि जो SC ST और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के लिए क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ SEL एंड जॉइंट सेक्रेटरी और जो DGSSA हैं उस किस साथ साथ काम करेंगे, NCERT के साथ, NUPA के साथ, NCTE के साथ, IGNOU के साथ, TSG के साथ, जो कि एजुकेशन CIL के काम करते हैं। मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन होंगे, जॉइंट रिव्यू मिशन, EMIS और PMIS। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा देती हूँ उसमें आखिर कहना क्या चाह रहा है। देखिए, आपने ग्राउंड लेवल पर इतनी बड़ी चीज है उसको आप लागू कराने जा रहे हैं, तो इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको हर चीज, एडवाइजरी बॉडी भी तो होनी चाहिए, कोई आपको सजेशन भी तो देना चाहिए किसी ने कि हाँ हमें इस तरीके से शिक्षा का स्तरीकरण सुधारने के लिए हम इसमें ये नया डाल सकते हैं, हम ये इसमें लागू करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए NCERT की मदद ली जाएगी, NUPA की मदद ली जाएगी, IGNOU की मदद ली जाएगी, NCT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी मदद ली जाएगी। और मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन जो हमारे होंगे अलग अलग, वो भी इसे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आई होप यहाँ तक चीजें एकदम समझ में आ रही हो, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें थोड़ी सी ही स्लाइड्स आपकी इंग्लिश की हैं, ये बायलिंगुअल सेशन रहेगा, बाकी पूरा हिंदी में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, यहाँ पे ये देख लीजिए। वो क्या करेगा, पॉलिसी डिसीजन होगी इसके अंदर, रिव्यू इंप्लीमेंटेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होगा, ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन होगा, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन होगा किसके साथ, विद एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले आखिरकार ये है क्या। देखिए, हमारे पास होगी डिस्ट्रिक्ट गवर्निंग बॉडी, जो डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रही होगी, गवर्न कर रही होगी, यानी कि देख रही होगी, सुपरविजन कर रही होगी कि सब काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा। उसके अंदर पॉलिसी के डिसीजन लिए जाएंगे कि किस तरीके से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए, क्या क्या दिया जाना चाहिए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी चीजें इसके तहत, इसके अंतर्गत आती रही। मिड डे मील आपकी योजना शुरू की गई, ताकि क्योंकि बच्चों का एडमिशन जो हो रहा था स्कूल में बहुत कम हो रहा था, ड्रॉप रेट ज्यादा दिखाई दे रही थी। इतनी ज्यादा शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन कराने के लिए आपको ग्राउंड स्टेट पे काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है सभी के लिए समान आपको क्या करना पड़ेगा, अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। अब देखिए, बहुत सारी जनता तो ऐसी है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो स्कूल में कैसे जाएंगे। तो ताकि हर बच्चा प्राइमरी एजुकेशन ले सके, इसलिए स्कूल में मिड डे मील योजना चलाई गई, ठीक है। फिर रिव्यू इंप्लीमेंटेशन की, यार एक बार रिव्यू कर लेते हैं कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, फिर कुछ नया इंप्लीमेंट कराया जाए। साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, इसके तहत बात हुई। ओवरऑल आपका इंप्लीमेंटेशन हुआ और सुपरविजन यानी कि देखभाली भी होती रही, ठीक है। इसके लिए काम करा डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के आपके जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं, जिसमें कौन कौन होते हैं, एक्स ऑफिसर हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिसर होते हैं, ADPC, AO और OICs, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके अंतर्गत और क्या क्या आते हैं। इसके अंदर आते हैं BRG CRG, जिसके तहत BRC CRC आते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप BRC CRC जो आते हैं वो स्कूल के अंतर्गत काम करते हैं। BRC और CRC का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके तहत काम करती है साथ ही साथ SMC का फुल फॉर्म क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। BRC और CRC का कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये क्या काम करती है ये भी बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो फिर इस पर भी एक वीडियो हम लेके आएंगे। बात करते हैं आगे कि आखिरकार इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे, आखिरकार क्या करना चाहता था सर्व शिक्षा अभियान, क्या जरूरत थी इसको लाने की। तो ध्यान दीजिएगा, 2005 तक
सभी स्कूल में हो, यानी कि उस टाइम पे देखा गया था कि ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा थी। अब हर बच्चे को शिक्षा प्रदान होगा तभी तो हमारा देश क्या होगा। देखिए, विकसित देश की बार बार बात करते हैं, तो विकसित देश का मतलब क्या है भाई? विकसित देश का मतलब है सभी शिक्षित हों, ठीक है, और सभी का समान स्तर पे हो सभी। तो 2005 तक सभी स्कूल में हो, यानी कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। 2005 तक प्राइमरी शिक्षा का 5 साल पूरा करना, और 2010 तक स्कूल शिक्षा का 8 साल पूरा करना। ध्यान दीजिएगा, ये हर किसी के लिए, मतलब कि देखिए, जो आगे पीछे एज के थे उनके लिए नहीं था, उस टाइम पे एज के हिसाब से दिखेगा, वो समझने की कोशिश कीजिएगा कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। कि 2005 तक के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से प्रारंभिक शिक्षा जो है सबकी 5 साल में पूरी हो जाए, और 2010 तक की 8 साल की शिक्षा क्या हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ रहा हो। इसके बाद बात करते हैं संतोषजनक गुणवत्ता और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देना। देखिए, जो शिक्षा है ना, वो संतोषजनक होनी चाहिए, सेटिस्फैक्टरी एजुकेशन एटलीस्ट होनी चाहिए। और 2007 तक प्राथमिक स्तर पर और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर सभी लैंगिक और सामाजिक अंतर को समाप्त करना। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बता दिया था, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यही था कि लैंगिक रूप से समानता बहुत जरूरी है, आनी चाहिए। बालक और बालिका दोनों एक समान है, दोनों को ही शिक्षा के समान अवसर क्या होने चाहिए, प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक है, तो प्रारंभिक स्तर पर एटलीस्ट इस अंतर को तो क्या करना था, खत्म करना भी इसका एक काम था। इसके बाद वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक प्रतिधारण। देखिए, सभी को क्या हो, शिक्षा प्रदान हो वर्ष 2010 तक, ये तो एटलीस्ट धरातल पे उतर ही जाए चीज। याद रखिएगा, इसीलिए 1 अप्रैल 2010 को क्या लागू करना पड़ा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिसने पढ़ा होगा, ये वो जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ वो भी आपके एलटी के उसमें एक टॉपिक है, इंडिविजुअल टॉपिक। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2010 को ऐसी क्या चीज लागू करनी पड़ी कि जिसके तहत हर बच्चे को क्या मिल सके, शिक्षा का सार्वभौमिकरण हो सके। इसके बाद आगे बात करते हैं स्कूल शिक्षा में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना। स्कूल शिक्षा में देखिए, कम्युनिटी भी क्या करे, अपनी भागीदारी क्या करे, सुनिश्चित करे। इसके बाद आगे बात करते हैं पृष्ठभूमि। आखिरकार इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, क्या किस तरीके से ये कहना चाह रहा था, कहां पे उतरना चाह रहा था, क्या इसका मेन रूल था या रूट था। तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संवैधानिक, कानूनी और राष्ट्रीय घोषणा। देखिए, संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से और राष्ट्रीय घोषणा के रूप से यह देखना बहुत जरूरी था कि हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, तो संवैधानिक अधिशेष 1950 में संविधान के सेवारंभ से 10 साल के भीतर राज्य जब तक बच्चे 14 साल तक पूरा नहीं करते तब तक सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराना। दोबारा से इस बात को सुनिएगा, संवैधानिक अधिशेष 1950 के अनुसार संविधान में ये सेवारंभ लिखा हुआ था, क्या था कि कम से कम आपके 10 साल के भीतर, ये जो 10 साल का आपको दायरा दिया गया है, उसके अंदर 14 साल तक के सारे बच्चे क्या है, जब तक हर बच्चा अपना 14 साल पूरा नहीं कर लेता, उसको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, यानी कि सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या लिखा गया था, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 21वीं सदी में प्रवेश करने से पहले 14 साल के सभी बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि देखिए, अब हमारे सामने तो सीधा आरटी बन के आ गया, आरटी 2009। उससे पहले की बात तो हमें पता नहीं है, उससे पहले बहुत ज्यादा स्तर पे ये बात हो चुकी थी कि 21वीं शताब्दी के अंदर क्या होना चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा तो हर बच्चे को मिलनी ही मिलनी चाहिए। इसके बाद उन्नी कृष्णन फैसला 1993 में इस देश के 14 वर्ष तक के प्रत्येक शिशु या नागरिक के पास मुफ्त शिक्षा पाने का अधिकार होता है। उपस्थिति कम होने के चलते मध्याह्न भोजन की शुरुआत की गई। बहुत ही जरूरी लाइन है, याद रखिएगा यहाँ पे। अब 1993 में ये देखा गया यार, उस फैसले के अनुसार कि अगर 14, देखिए थोड़ा बच्चे ये देखा गया ना, ड्रॉप रेट क्यों हो रही है, आखिरकार बच्चे स्कूल छोड़ क्यों रहे हैं, और कुछ तो आ ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? तो हमारे देश में 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे के पास क्या होनी चाहिए, उसको मुफ्त शिक्षा प्राप्त हो, प्राइमरी शिक्षा तो एटलीस्ट। तो उसमें उपस्थिति कम होने का कारण उन्होंने देखा कि यार बहुत बच्चे तो बहुत ज्यादा क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस में है, उनके पास इतना अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए मिड डे मील, मध्याह्न भोजन की क्या करी गई, शुरुआत की भी उसके तहत बात की गई। ठीक है, मिड डे मील कब लागू हुआ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। इसके बाद एमसीक्यू पे एक सीरीज आएगी पूरी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता। देखिए, मेन कारण ही यह था क्योंकि उन्होंने देखा यार लिंगानुपात बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है, पहली बात। उसके बाद स्त्री शिक्षा या लड़कियों को तो शिक्षा ही नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो उनको अवसर कैसे प्रदान किए जाए, समान अवसर। तो इसके तहत एसएसए पे बात की गई। एसएसए शिक्षा अवसरों को एक समान करने के और लिंग भेद को समाप्त करने हेतु लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, एसएसए ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी प्रयास किए हैं। एसएसए के तहत सम्मिलित 2 विशेष कार्यक्रम, अर्थात अब देखिए 2 विशेष कार्यक्रम इसके तहत चलाए गए, हम याद रखेंगे। गर्ल्स एजुकेशन पे सबसे ज्यादा बात करी इसने, एनपीईजीएल यानी कि प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करते हैं, इसको फुल फॉर्म देख लेते हैं,
NPEGEL का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, ये याद रखेंगे हम। इसके बाद है KGBV, याद रखिएगा, ये जो KGBV आपको दिया है यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये भी आपके सिलेबस में LT में अलग से दिया गया है, ठीक है। तो इसके ये SSA के तहत इसमें बात हुई थी, दो चीजों के बारे में बात की थी, एक तो थी NPEGEL और दूसरा है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि KGBV, ठीक है। इनके माध्यम से लड़कियों की शिक्षा को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा की दशा उस टाइम पे अच्छी नहीं थी, इसलिए लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 2 प्रोग्राम चलाए गए, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, जान लेते हैं आखिरकार ये चीजें क्या थी। तो NPEGEL आखिरकार यह क्या था, तो यह शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों यानी कि EBB, ठीक है, में कार्यान्वित किया जाता है। देखिए जो शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक हुआ करते थे, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स आप कह सकते हैं, उनके लिए क्या किया गया है, चलाया गया, और यह उन लड़कियों की जरूरत को पूरा करता है जो स्कूल के अंदर और बाहर है। इसमें ध्यान दिया गया कि लड़कियों के अंदर और बाहर दोनों स्कूल की जरूरतों का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा क्या करा जा सके, उनको फायदा मुहैया करा जा सके, ठीक है। NPEGEL लड़कियों के नामांकन, उपस्थिति तथा उपलब्धि पर कार्रवाई करने हेतु ग्रामीण स्तर के महिला और सामुदायिक समूह के माध्यम में कार्य करता है। याद रखिएगा ये क्या था, जनरली इसका कार्य ये था कि देखिए ग्रामीण देखिए याद रखिएगा, सबसे जरूरी बात यह है कि उस टाइम पे देखा गया कि ग्रामीण स्तर पर भी शिक्षा की शुरुआत करनी और उसका सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सामुदायिक समूह के तौर पे ग्रामीण स्तर में कार्य करना इसका मुख्य क्या था, कार्य था, ठीक है। EBB का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इनकी जरूरत क्या थी, इनको क्यों खोला गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करने का प्रावधान है। दोबारा से सुनिएगा, इसके तहत क्या बात की गई, आपके जो SC यानी कि स्केड्यूल कास्ट, ST स्केड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, साथ ही साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मतलब यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी या फिर अन्य कम्युनिटी वगैरह क्यों डाली गई, क्योंकि वो माइनॉरिटी के तौर पे थी उस टाइम पे, ठीक है, ताकि सभी को क्या समान अवसर प्रदान किए जा सके, सभी एक समान स्तर पे आ सके, इसलिए ये कार्य किया गया। इसलिए इसका प्रावधान बनाया गया कि KGBV इसके लिए बनाए जाएंगे। इस योजना का लक्ष्य छिटपुट बस्तियों का क्षेत्र है जहां स्कूल काफी दूर है तथा लड़कियों को अपनी शिक्षा को छोड़ देने के लिए बाध्य करता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारी जगह ऐसी जहां बस्ती है, मतलब उन लोगों के पास खाने के लिए भी भोजन भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, ठीक है। इसी के तहत इस मुद्दे को, इस सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ये चीज बनाई गई। और साथ ही साथ KGBV ब्लॉक में ही आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने का भी समाधान करता है। क्या होता है ना इसमें, इसके तहत ना आपके लिए क्या एक मतलब आवास भी होना चाहिए, रेजिडेंशियल प्लेस भी इसके तहत घोषित किया जाता है या रखा जाता है, ठीक है, उसके तहत इसके अंदर बात की गई। अब थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं हम। तो अब है विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा, तो इसे हम बोलेंगे फिजिकली डिसेबल्ड के लिए, ठीक है। हैंडीकैप वर्ड यूज करना सही नहीं है, मैंने आप लोगों को इससे पहले एक क्लास दी हुई है ऑलरेडी, उसके अंदर बताया गया था, ठीक है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन आपका जो यूनिट 2 है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे एक मेन प्रावधान ये चलाया गया कि फिजिकली हैंडीकैप्ड ना कह के आप क्या कहेंगे, डिसेबल्ड कहेंगे, तो ये भी याद रखेंगे हम। तो SSA का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि जो स्पेसिफिक हम कह सकते हैं जिनको स्पेशल आपको नीड होती है, वैसे बच्चों के लिए क्या हो, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, कोटि के हों, उनकी विकलांगता की मात्रा कुछ भी यानी कि कितनी भी उनमें फिजिकल डिसेबिलिटी हो, उपयुक्त वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए उनको, उनके लिए शिक्षा का एक अनुकूल क्या कह सकते हैं हम वातावरण क्या करें, बनाया जाए, ठीक है। अब उसके लिए क्या कदम उठाए गए, जहां कहीं व्यवहार्य हो, मतलब जहां पे भी जरूरत हो, मोटर विकलांग तथा अन्य हल्के विकलांग बच्चों की शिक्षा अन्य बच्चों के समान ही होगी। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, मोटर मतलब कहने का मतलब है हाथ और पैरों के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, और जो हल्के डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए क्या किया जाएगी, उनकी जो शिक्षा होगी सामान्य बच्चों की समान ही होगी। देखिए अगर ये कदम नहीं उठाया जाता ना, तो ये कदम उठाना जरूरी क्यों था, ताकि क्या हो ना, शिक्षा जो हो, शिक्षा ना सबको समान स्तर पे भी ला सके, कि सभी एक जैसे हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। इसके बाद अधिक विकलांग बच्चों हेतु जहां तक संभव हो जिला मुख्यालय में ही छात्रावास के साथ विशेष स्कूल मुहैया कराना, और जो बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे क्या किया जाए, एक छात्रावास यानी कि एक हॉस्टल तो बनाया जाए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद SSA विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समेकित तथा शामिल की जाने वाली शिक्षा मुहैया करता है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में इसके तहत बात की गई। इसके बाद विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूलों हेतु तैयार करने के लिए मुख्य उद्देश्य के साथ आवासीय सेतु पाठ्यक्रम भी मुहैया कराए जाते हैं, जिससे बेहतर गुणवत्ता को शामिल किया जा सके, ठीक है। अभी इजीली क्या किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम भी
प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा गुणवत्ता में सुधार आखिरकार कैसे हो सकता था एसएसए के तहत, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एसएसए के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में बनाए रखना और गुणवत्ता में सुधार करना। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ना उस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या थी, अरे बच्चे ही अगर एनरोल नहीं होंगे तो आप पढ़ाएंगे किसको। तो सबसे ज्यादा जरूरी तो था ये बच्चों को बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, और बच्चों को बनाए रखने के लिए ही ये प्रयोग, याद रखिएगा, इसी के लिए प्रलोभन दिए गए, बीच में स्कॉलरशिप चलाई गई, साथ ही साथ मिड डे मील शुरू किया गया, और साथ ही साथ बच्चों को 2 यूनिफॉर्म भी दी गई साल में। बहुत सारी जगहों पे ये भी प्रावधान है कि 2 यूनिफॉर्म दी जाए और साथ ही साथ मिड डे मील उनको प्रोवाइड किया जाए, और फीस बहुत कम रखी जाए, न्यूनतम रखी जाए, ताकि बच्चों को कोई भी समस्या ना आए। इसके बाद बात करते हैं संगत उपयोगों और गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसएसए में शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का नवीनीकरण, शिक्षक अध्ययन सामग्री का विकास व वितरण। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। एसएसए के तहत जो शिक्षक भर्ती है, देखिए शिक्षक भर्ती में भी इसमें एक बात की गई कि शिक्षक को न्यूनतम अर्हता तो एटलीस्ट होनी चाहिए, कहीं आपको बाद में पॉइंट मिलेगा, ये एमसीक्यूज में हम बताएंगे कि न्यूनतम जो डिमांड है एजुकेशन में कि इतना तो शिक्षक को आना ही चाहिए, ये सारे उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का नवीनीकरण, यानी कि पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक जो है समय के अनुसार साथ ही साथ चेंज करते जाने चाहिए। और स्कूल के वार्षिक अनुदान, छात्र मूल्यांकन प्रणालियां, उपचारी शिक्षा, कंप्यूटर युक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गुणवत्ता से संबंधित गतिविधियां एवं अनुवीक्षण के लिए सहायता का प्रावधान है। यानी कि यहाँ पे जो मेजर पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ, एक है आईसीटी, यानी कि आपका आईसीटी का फुल फॉर्म जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, यानी कि देखिए आप कंप्यूटर जोड़ा गया, एक कंप्यूटर क्यों जोड़ा गया कि उन्होंने कहा यार शिक्षा का नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ये, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अगर सूचनाबद्ध जानकारी आपके पास है तो उसके लिए नवीनीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने क्या करा, कंप्यूटर शामिल करा। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा यानी करस्पॉन्डिंग एजुकेशन जो होती है, दूर मतलब आपको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, आप खाली पेपर देने आ सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी क्या करी गई, शुरुआत इनकी कराई गई। ठीक है, तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। और अगर वीडियो इतनी शेयर नहीं होती है तो फिर इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, फिर उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम सारे टॉपिक जल्दी से जल्द आपको विद इन इस महीने में ही आपके सारे टॉपिक लगभग खत्म आपको मिल जाएंगे। ये इस महीने मतलब जो अगला अप्रैल का आपका महीना आ रहा है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको जितने भी नए टॉपिक है सारे टॉपिक आपके इजीली खत्म हो जाए, इसके लिए बने रहिए हमारे चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री पे। थैंक यू।